हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का पार्ट 3 है, या ये कह लीजिए ये हमारी ज्योग्राफी की सीरीज का पार्ट 14 है। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का पार्ट 3 और ज्योग्राफी की सीरीज का पार्ट 14 है। इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के अंदर पार्ट 2 के अंदर हम लोगों ने कवर किए थे न्यूक्लियर पावर प्लांट डिटेल के अंदर। आज हम लोग कवर करने वाले हैं रिवर्स एंड डैम्स, और रिवर और डैम्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये बन जाता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये टॉपिक मैंने पीपीएससी लेवल से कहीं ऊपर उठ के कवर किया है। ठीक है, बहुत सारी बातें इसमें आपको एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी, तो मैं आपको अभी विनती कर रहा हूं कि साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं बनने वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर पीपीएससी, पीसीएस या फिर आप किसी भी सीडीएस या किसी भी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें यह टॉपिक आपको काफी हेल्पफुल रहने वाला है। हेलो, माय नेम इज जतिन सिंगला। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं jatinsinghla@gmail.com। फेसबुक के ऊपर आप मेरा पेज फॉलो कर सकते हैं जतिन सिंगला स्टडी। इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे डायरेक्ट मैसेज करने के लिए आपको लिंक ढूंढना होगा जतिन सिंगला 10103। ये आप लोग देख रहे हैं, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। आजकल मुझे सुनने को मिलता है कि यार अब कोई और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करी जा रहे हो। जब भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो तो इस लोगो को जरूर देखिएगा, जहां भी आपको ये लोगो मिले। ठीक है, ये लोगो बालाजी को क्रिएट है, हमारे एजुकेशन बालाजी एजुकेशन पॉइंट के इंस्टीट्यूट का लोगो है, उसी को ही ऐड करिएगा, उसी में ही ज्वाइन करिएगा। अपनी मर्जी से किसी भी चैनल के अंदर मत घुसिएगा। ठीक है, लगभग जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस चैनल के अंदर 1600 के करीब यानी कि 1.6K के करीब जो है मेंबर ऐड हो चुके हैं। इसमें सिर्फ वही मेंबर ऐड हो रहे हैं जो पीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं, या फिर ऐसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि पीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर को मैं अपने YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट छोड़ने वाला हूं। ठीक है, ये मेरे पेड मेंबर्स के लिए और फ्री मेंबर्स के लिए, दोनों के लिए रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप मेरे फ्री मेंबर हो, कि इस लेक्चर ने आपका बहुत काम सरल कर दिया और आपको काफी नॉलेज मिली है, तो यू कैन वॉलंटरली पे मी ऑन माई पेटीएम, और ये मेरा पेटीएम नंबर है। ठीक है जी, और अगर आप मेरे से वैसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं वो होते क्या है, इंडिया में इनका स्थान क्या है, इनका महत्व क्या है, क्यों हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, हाइड्रो पावर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वाइडली यूज्ड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कह रहा है कि हाइड्रो पावर यानी कि जल से पैदा होने वाली शक्ति, नोन एज हाइड्रो पावर, ये सबसे पुराने और सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने वाले रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स में से एक है। ठीक है, नवीनकरण सोर्स ऑफ एनर्जी में से एक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इन द वर्ल्ड। अगर जल से पैदा होने वाली विद्युत, जल से पैदा होने वाली शक्ति की बात करें तो भारत का इंडिया में 7th रैंक है। और अगर हम बात करें इन रिवर्स के ऊपर बनने वाली डैम, नंबर ऑफ डैम्स के अकॉर्डिंग इंडिया का वर्ल्ड में 4th रैंक है। याद रखें, आफ्टर यूएसए, रशिया एंड चाइना। ठीक है, तो इस स्लाइड से क्वेश्चन क्या आएगा कि हाइड्रो पावर के अंदर इंडिया का कौन सा रैंक है वर्ल्ड के अंदर, 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। और अगर पूछे नंबर ऑफ डैम्स में इंडिया का कौन सा रैंक है, सो इंडिया इज ऑक्युपाइड 4th रैंक इन नंबर ऑफ डैम। बांध बनाने की संख्या में भारत का विश्व स्तरीय पर 4था रैंक है, जिसमें यूएसए नंबर 1, रशिया नंबर 2 और चाइना नंबर 3 के ऊपर है। क्लियर होगी। आप मुझे बताएंगे कि कौन सी कंट्री नंबर 1 है हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में। ठीक है, कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कोई हाइड्रो पावर प्लांट लगाना है, किसी रिवर के ऊपर डैम बनाना है, पानी से विद्युत पैदा करनी है, ये बहुत बड़ा प्लांट होता है। लगाने से पहले मुझे किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, कौन कौन से फैक्टर हैं, फैक्टर यानी कि कंडीशन जो अफेक्टिंग करती है लोकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को लगाने से पहले उसकी लोकेशन में क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं, पहले हम देखेंगे। नंबर 1, सिलेक्टिंग द प्रॉपर साइट विल हेल्प टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट and it will also help reduce the risk due to the natural disaster like earthquake.
वो कह रहा है कि अगर हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक के प्लांट के लिए एक प्रॉपर साइट देखेंगे, एक प्रॉपर जगह देखेंगे, तो इट विल हेल्प, ये हमारी मदद करती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को रिस्क फ्री, रिड्यूस द रिस्क फ्री बनाने में। क्योंकि ये प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जिनमें रिवर्स के ऊपर डैम, रेजरवायर, ये सब बना होता है, अगर ये गलती से अर्थक्वेक की वजह से टूट जाए तो आसपास का कितना जान और माल का नुकसान होगा, ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो आपको सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में एक लोकेशन चाहिए जो रिस्क फ्री हो। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो भी जाए या फिर मैन की गलती की वजह से, ह्यूमन की गलती की वजह से कोई डिजास्टर हो भी जाए, तो वो रिस्क फ्री हो। ये पहली कंडीशन है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की, ठीक है। दूसरा, एक ऐसी हमें टोपोग्राफिक यानी कि भौगोलिक लोकेशन चाहिए जिसके आसपास कोई नदी हो, ठीक है। देखो, हाइड्रो पावर तभी पैदा होगी ना जब आपके पास बहुत सारा पानी होगा। ऐसे तो है नहीं कि कुछ पानी आप इकट्ठा कर लोगे तो उससे बिजली पैदा कर लोगे। इवेपोरेशन होता है, पानी को खुले में रखना पड़ता है, वाष्पीकरण होता है। तो यू नीड अ पाथ अलोंग साइड द रिवर। आपको एक ऐसी जगह चाहिए जिसके आसपास कहीं रिवर बहती हो, ये दूसरी कंडीशन है। नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ वाटर वेयर डैम इज कंस्ट्रक्टेड शुड बी सफिशिएंट टू फिल द डैम, ठीक है। देखिए, जहां भी पानी इकट्ठा किया जाएगा डैम बनाने के लिए या डैम को बनाने के लिए, उसका जो फ्लो होना चाहिए, उसकी जो धारा होनी चाहिए, वो सफिशिएंट हो ताकि डैम जो है उस पानी को इकट्ठा कर सके, उस पानी की हेल्प से हम लोग टरबाइंस को घुमा सके, बिजली पैदा कर सके, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि लॉस ऑफ वाटर होता है इवेपोरेशन की वजह से। अगर बहुत सारा पानी लॉस हो गया, पानी की हमारे पास कमी हो गई, तो आप टरबाइंस कैसे घुमाएंगे, डैम में इकट्ठा क्या करेंगे? तो आपको वहां पर रिवर का होना जरूरी है। मोटे मोटे तौर पर क्या कंडीशंस है, देखिए ये एग्जाम में नहीं आती, कंसेप्ट को समझने के लिए जरूरी है। हर एक चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना भी गलत है। कुछ चीजें एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने के लिए पहले आपको कहानी समझनी पड़ती है। ये उस कहानी का, ये मान लीजिए स्टार्टिंग ट्रेलर है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर रिड्यूस हो, रिस्क का कोई मतलब इतना मैटर ना करता हो, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर हो भी जाए। एक ऐसी लोकेशन चाहिए जहां के आसपास पाथ, रिवर बहता हो। एक ऐसी लोकेशन चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए कि अगर पानी की कमी हो भी जाए तो तुरंत पानी की सप्लाई की जा सके, ठीक है, क्योंकि वो लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगा ना इवेपोरेशन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला, ये क्वेश्चन मैंने एसएससी सीजीएल, अगर आपको पता हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है, ठीक है, अंडर द एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो उसमें ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा था। तो इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा था दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के अंदर। डबल स्टार लगा लो। इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहां लगा था? दार्जिलिंग, 1898 के अंदर। और दूसरा था शिव सुंदरम, ठीक है, शिव सुंदरम 1902 के अंदर। सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा था? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन अब ये कुछ समय के लिए बंद हो चुका है। अगर अब पूछे इंडिया का एट प्रेजेंट वर्किंग लेकिन ओल्डेस्ट पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा है, तो वो कौन सा आएगा? शिव सुंदरम। क्वेश्चन समझ में आया? इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा था? दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, ठीक है। और अगर पूछे इंडिया का एट प्रेजेंट ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा है, तो वह शिव सुंदरम, जो कि 1902 के अंदर लगा था। नेक्स्ट, they were among the first in Asia and in India has been a dominant player in global hydroelectric power development। ये कह रहे हैं कि जो दार्जिलिंग और शिव सुंदरम में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगे थे, ये ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि एशिया के अंदर लगने वाले सबसे पहले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट थे, जिसने इंडिया को, इंडिया की डोमिनेंसी को, इंडिया के दबदबे को, रुतबे को लाकर खड़ा कर दिया वर्ल्ड लेवल के अंदर, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब आगे की कुछ स्लाइड्स को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए, बांध यानी कि डैम, रेजरवायर यानी कि यहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है, दोनों के अंदर फर्क क्या है। इमेज से भी समझाऊंगा, डिटेल में भी जाएंगे। फर्स्ट वी नीड टू स्टडी की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डैम एंड द रेजरवायर। नंबर 1, डैम इज क्रिएटेड एज ए बैरियर दैट स्टॉप्स और रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ वाटर और अंडरग्राउंड स्ट्रीम। डैम क्या है? एक बैरियर, एक रुकावट की तरह बनाया जाता है जो किसी पानी को रेस्ट्रिक्ट करता है
फ्लो करने से या किसी धारा को आगे बढ़ने से, ठीक है, उसको हम लोग डैम कहते हैं। इमेज से ज्यादा समझ आएगा। दूसरा, reservoir is an open air storage area where the water is collected and kept in quantity so that it may be drawn for use। रेजरवायर एक ऐसा एरिया है जो खुले में रखा जाता है, जहां पर पानी को रखा जाएगा ताकि वो अदर पर्पस के लिए यूज हो सके। केप्ट इन क्वांटिटी सो इट मे बी ड्रॉन ऑफ द यूज। अदर यूज जैसे कि इरिगेशन प्रोसेस के लिए हो गया, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए हो गया। इस तरीके से इन चीजों का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग रेजरवायर बनाते हैं। ये इमेज को देखिएगा, यहां से आपको क्लियर समझ में आएगा। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये कोई रिवर हो सकती है, कोई लेक हो सकती है, जो एक पानी का बड़ा सोर्स है। सोर्स ऑफ वाटर बोल देते हैं इसको, ठीक है। सोर्स ऑफ वाटर का जो आखिरी पॉइंट है ये वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं नैरो पॉइंट। यहां पर बना दिया हमने एक बैरियर, दिस इज नोन एज योर डैम। अब डैम यहां से पानी नीचे गिरेगा, अब नीचे गिरेगा, यहां पर टरबाइन होंगी, टरबाइन घूमेंगी, बिजली पैदा होगी। गिरने के बाद ये पानी यहां पर खुले में इकट्ठा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? रेजरवायर। तो डैम एक बैरियर है जो किसी नदी या रिवर के स्ट्रीम को रोकता है। रेजरवायर एक ओपन एरिया है जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है ताकि उसे मल्टीपर्पस यूज किया जा सके, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, एनी अदर पर्पस। नेक्स्ट, कुछ और डैम की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ए कॉन्क्रीट बैरियर डिजाइंड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर एंड टू स्टोर वाटर फॉर द वेरियस पर्पस। ठीक है, कंक्रीट से बना हुआ एक बैरियर होता है, एक रुकावट होता है, ठीक है, जिसका मेन काम क्या होता है? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर, बहती नदी को रोकना और उसके पानी को एक जगह स्टोर करना ताकि बहुत सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इट इज बिल्ट अक्रॉस ए स्ट्रीम, अ रिवर और स्ट्रेसी और रिटेन वाटर। ये किसी नदी के किनारे या किसी स्ट्रेसी के किनारे बनाया जा सकता है। इट इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो पावर। ये हम बात कर चुके हैं कि इसका मेन पर्पस होता है हाइड्रो यानी कि जल शक्ति से, जल से शक्ति पैदा करना। इट इज एन आर्टिफिशियल वॉल। ये एक मैन मेड आर्टिफिशियल वॉल होती है, ठीक है। द रेजर्वायर इज बिल्ट एट द नियरेस्ट पॉइंट टू होल्ड इन वाटर। नेक्स्ट, इट इज डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्ट टू स्टॉप द फ्लोइंग वाटर। वही बात बार बार बोली हुई है, ये डिजाइन किया जाता है बहते पानी को रोकने के लिए। रेजर्वायर को देख लो जी, क्या है? इट इज इंपाउंडिंग ऑफ वाटर ऑफ ए फ्लोइंग रिवर। इंपाउंडिंग ऑफ वाटर ऑफ फ्लोइंग रिवर का मतलब क्या है? बहती हुई नदी के पानी को एक जगह पर इकट्ठा करने के लिए बनाया जाता है। और इट इज ए इंटेग्रल पार्ट ऑफ डैम। ये डैम का इंटेग्रल पार्ट है, इसके बिना डैम कंप्लीट नहीं होगा। और जो हम लोग रेजर्वायर में पानी इकट्ठा करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन यानी कि सिंचाई करने के लिए, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, घरेलू पानी के इस्तेमाल के लिए। और ये भी नेचुरल हो सकता है और ये भी क्या हो सकता है? आर्टिफिशियल। बेसिकली गाइस, आपको इसमें यह समझना है कि पीछे ये कोई वाटर सोर्स है, पानी इकट्ठा किया नैरो पॉइंट के ऊपर, ये बन गया आर्टिफिशियल डैम कंक्रीट से, और यहां से पानी आगे बढ़ा, यहां पर पानी फिर कलेक्ट किया, इसको बोलते हैं रेजर्वायर। पूरा डिटेल में लेक्चर करेंगे आगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरी जो आपको चीज समझनी है वो है ग्रेविटी डैम। देखिए, डैम बहुत तरीके के होते हैं। अर्थ डैम होता है एक, ठीक है, आर्किटेक्ट डैम होता है एक, कंक्रीट डैम होता है, ग्रेविटी डैम होता है। हमारे लिए जो जरूरी है वो है ग्रेविटी डैम, ठीक है। हमारे एग्जाम के लिए आप ये समझ लेंगे कि डैम को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक को बोलेंगे ग्रेविटी डैम और दूसरे को बोलेंगे नॉर्मल डैम, ठीक है। अब भाई साहब, ग्रेविटी डैम क्या होता है? यहां पर देखिए, ये मोटी एक कंक्रीट की दीवार है, ठीक है, मोटी एक कंक्रीट की दीवार है जो सीमेंट, कंक्रीट, बजरी से बनी हुई है, ये वाली, ओके। इसके इस तरफ नदी का पानी इकट्ठा किया गया है, ये रिवर का फ्लो है, स्ट्रीम है, ठीक है, इस तरफ से किया गया है। तो ये दीवार इतनी ज्यादा मोटी होगी कि ये अपने वजन से इस पानी को रोकने की क्षमता रखती है। उसके बाद जब ये यहां से गेट खुलेगा तो पानी यहां से नीचे की तरफ आएगा, इसको बोलते हैं ग्रेविटी डैम। ध्यान से समझना, अ ग्रेविटी डैम इज ए स्ट्रक्चर which is so designed that its own weight resist all the external force। ठीक है, ग्रेविटी डैम एक डैम है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि उसका अपना वेट जो है, यहां से लगने वाली जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स है, पानी का जितना दबाव है, प्रेशर है, उसे सहन कर सके। दैट इज नोन एज ग्रेविटी डैम। और इसके अलावा जो दूसरे डैम होंगे उन सबको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? नॉर्मल डैम की कैटेगरी में।
ये कुछ चीजें थी जो लेक्चर शुरू होने से पहले आपको पता होनी जरूरी थी। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम करेंगे मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट। सबसे पहले पंजाब के लिए एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ठीक है, वैसे हम लोग इसको भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट बोल देते हैं। भाखड़ा प्रोजेक्ट अलग है और नंगल प्रोजेक्ट अलग है, इसको भी भाई साहब हम लोग देख लेंगे डिटेल में। भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो है सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है पंजाब के अंदर, और ये सेकंड हाईएस्ट डैम है इंडिया के अंदर हाइट के अकॉर्डिंग। और इसकी हाइट कितनी है भाई? 226 मीटर। कॉपी पेन उठा लो, बहुत सारी बातें लिखनी है। सबसे पहले भाखड़ा डैम जो है ये इंडिया का एक ग्रेविटी डैम है। अभी मैंने समझाया ना, ग्रेविटी डैम। ये इंडिया का सेकंड हाईएस्ट डैम है। इंडिया का कौन सा सेकंड हाईएस्ट डैम है? नंबर 1 पे आता है तहरी डैम, सबसे हाईएस्ट में, सबसे ऊंचाई में बने हुए में तहरी डैम। ठीक है, ठीक है। भाखड़ा डैम की जो हाइट है वो है लगभग 226 मीटर। तहरी डैम की जो हाइट है वो लगभग आपको 260 मीटर पे बनेगी। लेकिन अगर पूछे इंडिया का सबसे बड़ा या सबसे हाईएस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम कौन सा है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट ग्रेविटी डैम, ठीक है, स्टेट ग्रेविटी डैम हाईएस्ट कौन सा है, तो आप टिक मारेंगे किसे? भाखड़ा को। वैसे तो ये इंडिया में हाइट में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगर मैं ग्रेविटी डैम की कैटेगरी में देखूं तो ये इंडिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है जी। और नेक्स्ट और क्या आपको याद रखना है, देखिए एक्चुअल में जो हमारा भाखड़ा डैम है ना वो बना हुआ है सतलुज नदी के ऊपर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है। ठीक है, 1948 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। लगभग 1963 1964 में ये ओपनिंग डेट इसकी मानी जाती है कि भाई बेसिकली ये शुरू हुआ था। और अगर आपसे पूछे कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के या भाखड़ा डैम के फादर ऑफ भाखड़ा डैम किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सर छोटू राम को। सर छोटू राम इज नोन एज द फादर ऑफ भाखड़ा डैम। इन्होंने सबसे पहले भाखड़े का आइडिया दिया था 1923 के अंदर। समझ में आई बात के नहीं आई? ठीक है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सबसे पहले भाखड़ा स्टार्ट होता है। ठीक है, आइडिया जिसने दिया था उसका नाम था सर छोटू राम, इसलिए इनको फादर ऑफ भाखड़ा डैम भी बोला जाता है। भाखड़ा डैम की हाइट आपको मैं बता चुका हूं लगभग 226 मीटर है। अगर लेंथ पूछे तो लगभग 520 मीटर है। अगर विड्थ, ठीक है, चौड़ाई पूछे तो लगभग 9.1 मीटर के करीब है। समझ में आ गई बात के नहीं आ गई? ठीक है, लेंथ कितनी है? 520 मीटर। विड्थ कितनी है? 9.1 मीटर। और इसकी हाइट जो है वो कितनी है? 226 मीटर। समझ में आई बात के नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। क्लियर होगी बात? अब देखो, ऊपर से जब पानी चलता है बिलासपुर से, यहां पर एक डैम बना हुआ है बिलासपुर के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसे तो हम बोल देते हैं भाखड़ा, भाखड़ा डैम। ठीक है, जैसे ही भाखड़ा का डैम नीचे डाउनस्ट्रीम की तरफ आता है, मतलब पहाड़ों से और नीचे की तरफ आता है, तो रोपड़ नंगल के पास एक डैम बना हुआ है जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं? नंगल डैम। ये पंजाब के अंदर है। नंगल डैम एक्चुअली पंजाब के अंदर है, लेकिन जो एक्चुअल में भाखड़ा डैम है वो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर के अंदर। और इस कंबाइंड प्रोजेक्ट को बोल दिया जाता है जी भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, जो कि पंजाब की सतलुज नदी के ऊपर है जी, ये याद रखिएगा। अब मैं आपको रेजरवायर समझा चुका हूं। भाखड़ा नदी का जो रेजरवायर है उसका नाम है गोविंद सागर लेक। भाखड़ा नदी का जो रेजरवायर है उसको आप बोलते हैं गोविंद सागर लेक, और ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट रेजरवायर है। याद रखना, 3rd लार्जेस्ट रेजरवायर है इंडिया का in term of quantity of water, in term of quantity of water, this is the 3rd largest reservoir। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर पूछे इंडिया बिगेस्ट रेजरवायर कौन सा है, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा रेजरवायर है उसका नाम है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर, ठीक है, और ये नर्मदा नदी का रेजरवायर है, नर्मदा रिवर का रेजरवायर है इंदिरा सागर, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये इंडिया का ग्रेविटी डैम है। ठीक है, वैसे तो इंडिया का सेकंड हाईएस्ट है, लेकिन ग्रेविटी की कैटेगरी में नंबर 1 पे आता है। ठीक है, हाइट 226 मीटर है, लेंथ 520 मीटर है, विड्थ 9.1 मीटर है। समझ में आ गई बात? ठीक है, इसका जो रेजरवायर है उसको हम लोग गोविंद सागर लेक बोलते हैं, जो 3rd लार्जेस्ट रेजरवायर है इंडिया का इन टर्म ऑफ वाटर क्वांटिटी।
और इंडिया का जो बिगेस्ट रिजर्वायर है उसे बोलते हैं हम इंदिरा सागर, जो कि नर्मदा रिवर में है मध्य प्रदेश के अंदर। फादर ऑफ भाखड़ा डैम बोलते हैं सर छोटू राम को, जिन्होंने आइडिया दिया था 1923 के अंदर। बिलासपुर में ऊपर जहां से सतलुज आती है वहां पर भाखड़ा डैम है। नीचे डाउन स्ट्रीम में रोपड़ नंगल के पास नंगल डैम है। कंबाइंड फॉर्म इज नोन एज भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ने का समय हो गया है। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम, और हीराकुंड डैम बना हुआ है महानदी के ऊपर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हीराकुंड डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है? महानदी उड़ीसा के अंदर। डबल स्टार लगा लो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ये इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट, हाइट के अकॉर्डिंग नहीं कह रहा, लंबाई के अकॉर्डिंग। ये होगी हाइट और ये क्या होगी? लेंथ, यानी कि लंबाई। तो हीराकुंड डैम ना सिर्फ इंडिया का, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है। लगभग इसकी लंबाई जो है आपको 26 किलोमीटर के करीब मिलेगी। कई जगह 27 लिखी मिलती है, कई जगह लगभग 26 मिलते हैं, तो अराउंड 26 किलोमीटर की इसकी लेंथ है हीराकुंड डैम। ठीक है, लगभग 26 किलोमीटर बना हुआ है। यह बनना शुरू हुआ था, बिल्ट इन 1957। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इंडिया का पहला, इट वॉज इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पस, इंडिया का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो इंडिया ने शुरू किया था वो हीराकुंड प्रोजेक्ट था। याद रखिए, महानदी के ऊपर उड़ीसा के अंदर, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है। ये आपको याद रखनी है बात। आगे बढ़ते हैं जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिहांद। रिहांद प्रोजेक्ट जो है वो सोन नदी के ऊपर लगा हुआ है, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर। ठीक है, रिहांद डैम जो है, रिहांद प्रोजेक्ट जो है सोन नदी के ऊपर, सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, इसका जो रिजर्वायर है वो है हमारे पास गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर। और याद रखिए, गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर इंडियाज बिगेस्ट मैनमेड लेक है। गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर इंडियाज बिगेस्ट मैनमेड लेक है। ये मैनमेड लेक का नाम पूछा जाता है कि इंडिया की सबसे बड़ी मैनमेड लेक कौन सी है, तो है गोविंद बल्लभ पंत रिजर्वायर। ठीक है जी, रिजर्वायर इतना बड़ा है कि इसने एक लेक का रूप ले लिया है। अगर वैसे पूछे इंडिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है नेचुरल कैटेगरी के अंदर, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में चिल्का लेक। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी तो पहले पिछली वीडियो देखो, तभी ज्योग्राफी समझ में आएगी। ज्योग्राफी का पोस्टमार्टम कर दिया मैंने 14 वीडियोस के अंदर, कुछ नहीं छोड़ा। चिल्का लेक। और अगर पूछे इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो है भाई साहब वुल्लर लेक। इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक, ताजे पानी की नदी, वुल्लर लेक, J&K के अंदर। ठीक है जी, क्लियर होगी। तो रिहांद का जो रिजर्वायर है गोविंद पंत सागर, ये इंडिया की सबसे बड़ी मैनमेड लेक है। ये क्वेश्चन घुसता है पेपर के अंदर, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है कृष्णा नदी के ऊपर बना हुआ है और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बेनिफिशियरी है। मतलब इस प्रोजेक्ट से जो बिजली पैदा होती है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ज्यादातर इस्तेमाल करी जाती है। नागार्जुन सागर का जो रिजर्वायर है, ठीक है, नागार्जुन सागर का जो रिजर्वायर है ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिजर्वायर है। ठीक है, समझ में आ गई। पहले 3 इंडिया के बिगेस्ट रिजर्वायर याद रखिए। पहला आपको बताया था सबसे बड़ा कौन सा है, इंदिरा सागर। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी के ऊपर। दूसरा हो गया नागार्जुन सागर रिजर्वायर जो कृष्णा नदी का है। और तीसरा आपका सतलुज वाला, ठीक है जी, गोविंद सागर वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। ओह गॉड, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है ऑन दामोदर रिवर बनी हुई है जो कि बिहार के अंदर है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है यूएसए का एक बहुत ही फेमस वैली प्रोजेक्ट है जिसका नाम है टेनिसिया, टेनिसिया वैली प्रोजेक्ट। तो ये उसकी कॉपी है, एक तरीके से उसके ऊपर बेस्ड है। तो क्वेश्चन आता है कि इंडिया का कौन सा रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है यूएसए की टेनिसिया वैली प्रोजेक्ट से इंस्पायर्ड है। तो आप किसको टिक मारेंगे भाई लोग, दामोदर को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंबल वैली प्रोजेक्ट, चंबल जो कि चंबल रिवर के ऊपर बना हुआ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान को इस प्रोजेक्ट की बेनिफिशियरी जाती है।
इसके ऊपर बनने वाले डैम देख लो, जवाहर सागर डैम हो गया, राणा प्रताप सागर डैम हो गया, गांधी सागर डैम हो गया और सिर्फ गांधी सागर। ठीक है, ये कुछ डैम है जो चंबल वैली प्रोजेक्ट के ऊपर बने हुए हैं। बेनिफिशियरी स्टेट कौन सी है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो क्वेश्चन क्या आ गया? चंबल वैली प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। कोसी प्रोजेक्ट, देखो एक चीज समझ लो, यहां पर बच्चे कहेंगे सर दो दो स्टेट क्यों आ गई? ध्यान से समझो, ये प्रोजेक्ट इतने रिवर इतनी बड़ी होती है कि एक स्टेट से निकलकर 2 3 4 स्टेट या जाने कितनी स्टेट्स में जाती है। तो इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है वो सिर्फ एक स्टेट के लिए नहीं होता, वो मल्टीपर्पज होता है, वो बहुत सारी स्टेट्स के लिए होता है। जैसे सतलुज का जो बिजली है वो हिमाचल के लिए भी है, पंजाब के लिए भी है, अन्य स्टेट्स को भी सप्लाई होता है। वैसे तो इसको सिर्फ रिवर एंड डैम्स की कैटेगरी से याद रखने की बजाय पूरा प्रोजेक्ट याद रखो कि कहां से है, कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। कोसी प्रोजेक्ट, जो कि कोसी रिवर बिहार के ऊपर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, याद रख लो। फरक्का प्रोजेक्ट, ये रख लो भाई याद। ठीक है, इसके साथ इसकी वजह से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ना थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन सा, वो कंट्रोवर्सी सा चलता रहता है, फरक्का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इससे पहले फरक्का प्रोजेक्ट देख लेते हैं। ये गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है वेस्ट बंगाल में। अगर आपने हमारी रिवर्स वाली वीडियो देखी है तो मैंने 2 रिवर्स वाली वीडियो बनाई है। एक में गंगा रिवर, हिमालय रिवर्स के बारे में बस समझाया है, दूसरे के अंदर जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है या पेनिनसुलर रिवर्स है उनके बारे में समझाया। उनको समझो, फिर ये ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया फरक्का प्रोजेक्ट, जो कि गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, और इसका मेन काम है इरिगेशन के ऊपर। ठीक है, देखिएगा भाई, मैं आपको जरा मैप से ना समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, यहां कहीं पे ना, यहां पे हमारा कहीं वेस्ट बंगाल है, बस ऐसे से याद रख लो। तो गंगा इधर उत्तराखंड से निकल के, यूपी से निकल के, बिहार से निकल के ऐसे नीचे बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले यहां पर आता है बांग्लादेश। मतलब पहले वो इंडिया से निकलती है, फिर बांग्लादेश में जाती है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाती है। आखिरी स्टेट जहां से गंगा निकलती है वो वेस्ट बंगाल है। यहीं पर हमने एक बैरेज बना रखा है पानी इकट्ठा करने के लिए, पानी की डायरेक्शन मोड़ने के लिए, जिसको बोलते हैं फरक्का बैरेज। तो क्वेश्चन आता है कि फरक्का बैरेज किस नदी के ऊपर बना हुआ है, किस नदी की पानी की दिशा को मोड़ने के लिए बना हुआ है? गंगा नदी की पानी की दिशा को मोड़ने के लिए, कि गंगा का जो पानी वेस्ट बंगाल से होकर बांग्लादेश में जाता है उसे रोको। ठीक है, बांग्लादेश से लगभग 16 किलोमीटर इस तरफ वेस्ट बंगाल में बना हुआ है। ये बना था 1975 में। 2 बार पीपीएससी में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाटर डिस्प्यूट है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो है फरक्का बैरेज। बांग्लादेश इसका विरोध करता है कि अगर आपने गंगा के पानी को जो है डाइवर्ट कर दिया तो वहां पर इरिगेशन का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, खेती का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बांग्लादेश के अंदर जो धान की फसल होती है वो ज्यादातर जो है गंगा नदी के पानी के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ एक्स्ट्रा बातें याद रख लेना। नेक्स्ट आ गया, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं भाई। जैसे मैंने बताया, तहरी डैम इंडिया का हाईएस्ट डैम है, लगभग 260 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ है भागीरथी रिवर के अंदर उत्तराखंड में, सुपर इंपॉर्टेंट है। पौंग डैम ब्यास नदी के ऊपर पंजाब में, पंजाब के पेपरों में पूछा जाता है, अगेन इंपॉर्टेंट। थेन प्रोजेक्ट पंजाब के अंदर रावी नदी के ऊपर, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, किशन गंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बगलियार इंपॉर्टेंट नहीं है, सलाल इंपॉर्टेंट नहीं है, माही इंपॉर्टेंट है। माही प्रोजेक्ट ऑन माही नदी गुजरात। माही ये वही रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, अगर आपने ध्यान से सुना हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। ठीक है, तो माही प्रोजेक्ट जो है गुजरात के अंदर। नेक्स्ट, ठीक है, अगला आपको याद रखना है इनमें से शरावती हाइडल प्रोजेक्ट, शरावती जिसके ऊपर जॉग वाटरफॉल बना हुआ है, पिछली से पिछली वीडियो में समझाया था, कर्नाटका के अंदर। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के अंदर है। ठीक है, शिव सुंदरम एट प्रेजेंट इंडियाज ओल्डेस्ट वर्किंग हाइडल प्रोजेक्ट, अभी तक का भारत में सबसे पुराना हाइडल प्रोजेक्ट है कावेरी नदी के अंदर, कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटका में। ठीक है, निजाम सागर प्रोजेक्ट ये तेलंगाना के अंदर है। ठीक है, काकरापारा के नाम से न्यूक्लियर पावर प्लांट भी समझाया था जो गुजरात में है, उसके नाम से याद रख लो पिछली वीडियो में। तो काकरापारा प्रोजेक्ट है तापी नदी के ऊपर गुजरात के अंदर। ठीक है, इसमें से आपको और कुछ याद नहीं रखना है। अगर कोई नदी आती है तो नदी के पानी के लिए भाई स्यापा होता ही होता है। आपको जैसे पता है SYL का मुद्दा चल रहा है इंडिया और पंजाब और हरियाणा के बीच में, सतलुज यमुना लिंक के ऊपर। तो कौन कौन से ऐसे वाटर डिस्प्यूट हैं जो स्टेट्स के बीच में आपस में लगे हुए हैं? तो लिस्ट ऑफ मेजर
इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इन इंडिया। इंटर स्टेट का मतलब दो स्टेट्स के बीच में कौन कौन से ऐसे डिस्प्यूट है किस नदी के पानी को लेकर जो इंडिया में चल रहे हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो रिवर है, वाटर जो है वो स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, 17वें नंबर पर बताया गया है। अब भाई स्टेट लिस्ट क्या होती है? बेसिकली संविधान के अंदर तीन तरीके की लिस्ट पाई जाती है। वन इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन इज कॉल्ड स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट क्या होती है? जिनमें उन सारी शक्तियों और उन सारे प्रोजेक्ट्स या पॉइंट्स का जिक्र है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की कमांड है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही काम कर सकती है, जैसे कि रेलवे, ठीक है। स्टेट लिस्ट क्या होती है? जिसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार है कानून बनाने का, अपनी पावर चलाने का, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। पीआरटीसी की बसें चलती हैं, कोई हरियाणा रोडवेज, कोई दूसरी बसें चलती हैं। कॉन्करेंट क्या होती है? जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों आपस में मिलके काम करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, ठीक है। बीएड के एक पेपर में पूछा गया था कि एजुकेशन किस लिस्ट का हिस्सा है, तो एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। तो ये कह रहा है कि जो वाटर है ना, द वाटर ऑफ द रिवर, वो संविधान के अकॉर्डिंग स्टेट लिस्ट का हिस्सा है, यानी कि इसमें सेंटर दखल नहीं दे सकती, स्टेट का अपना मैटर है। और स्टेट लिस्ट में ये 17वें नंबर पर लिखा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है कि द वाटर ऑफ द रिवर कम्स अंडर विच लिस्ट? इट कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट और द सेकंड लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंटर स्टेट रिवर वाटर जो डिस्प्यूट होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सरकार एक ट्राइब्यूनल बनाती है। ट्राइब्यूनल क्या होता है? कुछ चंद लोगों की मेंबर्स की एक कमेटी जो ज्योग्राफिकली काफी ज्यादा नॉलेजेबल होती है और एक सॉल्यूशन देती है कि भाई जो नदी के पानी के ऊपर प्रॉब्लम छिड़ी हुई है, कंट्रोवर्सी छिड़ी है बिटवीन टू स्टेट, वो कैसे सॉल्व करी जा सके, उसे हम लोग ट्रिब्यूनल कहते हैं। नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और पीपीएससी का सबसे चहेता कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसको CWDT भी बोलते हैं, फुल फॉर्म तक भी पूछ लेते हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। सबसे पहले इनके ऊपर क्वेश्चन आता कैसे है प्यारे बच्चों? आपको क्या आएगा कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की बेनिफिशियरी स्टेट्स कौन सी हैं? बेनिफिशियरी स्टेट्स का मतलब क्या है कि भाई कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जो कावेरी वाटर के ऊपर अपना दबदबा, अपना हिस्सा मानती हैं और चाहती है कि कावेरी का पानी उनको दिया जाए, उनको बोलते हैं बेनिफिशियरी स्टेट्स। यही 99% क्वेश्चन आता है। तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट की जो बेनिफिशियरी स्टेट है वो है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। इसको अभी मैप पे भी दिखाऊंगा। ये लगभग 1990 से ये प्रॉब्लम चल रही है और मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस है। सब जुडिस मतलब अभी भी लटका हुआ है, अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आ रही है। इंडिया के इतिहास का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, जिसमें बहुत सारे, आप ये लगा लीजिए कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस तक इस्तेमाल करना पड़ा था, इतना ज्यादा विद्रोह हुआ था कावेरी वाटर डिस्प्यूट के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? कावेरी वाटर डिस्प्यूट कब बना, ट्रिब्यूनल कब बना? 1990 के अंदर। कौन कौन सी बेनिफिशियरी स्टेट है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। और मैटर अभी भी क्या है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर सब जुडिस। नेक्स्ट, यहां पर देखो, कर्नाटका से निकलती है कावेरी, इस तरीके से तमिलनाडु से होते हुए पुडुचेरी में जाकर नीचे बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो 4 बेनिफिशियरी स्टेट है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी। अगर आपको मैं बार बार बोल रहा हूं इंडियन रिवर्स देखी हैं आपने मेरी वीडियोस, तो आपका बेड़ा पार है, नहीं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। नेक्स्ट, यहां से देखो, ये आई शुरू हुई कर्नाटका से कावेरी वाटर इस तरीके से, फिर ये नीचे को गई तमिलनाडु और इधर से बे ऑफ बंगाल को गिर गई, ठीक है। इसकी कुछ जो ट्रिब्यूटरीज है वो केरला की तरफ भी जाती हैं, कुछ पुडुचेरी की तरफ भी जाती हैं। तो 4 स्टेट इसकी बेनिफिशियरी होगी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। नेक्स्ट, दूसरा है नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल की जो बेनिफिशियरी स्टेट है बच्चों वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। और ये 1969 में बना था नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, ठीक है जी। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है 1969 में बना। इसके पानी की बेनिफिशियरी स्टेट्स है राजस्थान, पहली, दूसरी मध्य प्रदेश, तीसरी गुजरात और चौथी है महाराष्ट्र। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से शुरू होती है, यहां से आपको समझ में आएगा। इस तरफ से ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यहां पर नर्मदा शुरू हुई, मध्य प्रदेश से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। गुजरात में इधर इस तरफ राजस्थान आ गया, इस तरफ क्या आ गया? महाराष्ट्र आ गया।
और इधर इस तरफ जाकर गल्फ ऑफ कॉम्बे से होते हुए ये नीचे की तरफ अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, मैप समझाया था इंडियन ज्योग्राफी के अंदर, बार बार नहीं मैं समझा सकता। ठीक है, कुछ देख लो इस तरीके से, यहां से इस तरफ से आके ऐसे ये इधर अरब सागर है, यहां पर अरेबियन सी है, यहां पर जाकर गिर जाती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस स्टेट। ठीक है, एक आंदोलन चला था स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, और ये केस शुरू हुआ था 2005 में। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है भाई साहब कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्टार्टर कौन थी। ठीक है, एक फीमेल थी, पीछे पड़ता है उनके पाटेकर। आपको मुझे बताना है नर्मदा बचाओ आंदोलन की स्टार्टर कौन थी। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जब गुजरात में जाती है, यहां पर एक डैम बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, सरदार सरोवर डैम, एक है ओमकेश्वर डैम। ठीक है, सरदार सरोवर डैम वही डैम है जिसके ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है मूर्ति बनी हुई है, दुनिया की हाईएस्ट मूर्ति बोलते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ गया जी, रावी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल, पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए पूछते हैं कि रावी एंड ब्यास वाटर ट्रिब्यूनल की बेनिफिशियरी स्टेट कौन सी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। बना था ये अप्रैल 1986 के अंदर। मैटर इज स्टिल सब जुडिस। देखो जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट होते हैं ना, ये ज्यादातर जो है सब जुडिस ही रहते हैं, बहुत कम केसेस के अंदर प्रॉपर सोल्यूशन निकलता है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट या सरकार जो है अपने पर्सनल ग्रीवेंस की वजह से इसको लटकाती है कि भाई हम किसी स्टेट को नाराज नहीं करना चाहते, वहीं पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। खैर, रावी एंड ब्यास वाटर जो ट्रिब्यूनल है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं, और ये अप्रैल 1986 के अंदर बना था, और कुछ मत याद रखिए। सेकंड है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 1 भी बन चुका है, लेकिन वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया था, तो अब बना हुआ है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2। बेनिफिशियरी स्टेट्स है कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? अगर आपने इंडियन रिवर वाला चैप्टर देखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। बेनिफिशियरी स्टेट कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बना था 2004 के अंदर। प्रेजेंट स्टेटस मैटर इज सब जुडिस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखो मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको पूरी तरीके से समझा सकूं, लेकिन ये बहुत बड़ी एक सियानों की कही हुई बात है कि ज्योग्राफी कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट मैप। ठीक है, ज्योग्राफी कैन नॉट बी अंडरस्टैंड विदाउट मैप। अगर आपने इंडियन रिवर्स वाले चैप्टर को ढंग से देखा है, उसके मैप को समझा है कि कौन सी नदी कहां से आ रही है, किधर को जा रही है, तो आपको बेनिफिशियरी स्टेट याद रखने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि नदी जहां से आएगी, जिस तरफ जाएगी, उसके साथ साथ वाली ही स्टेट्स उसकी बेनिफिशियरी होंगी। ठीक है जी, आई होप आपको ये जो है लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।